जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक क्लास 6 to 10 की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आ गए क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए। जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको जो भी डाउट है, आप क्लासेस के वाइज से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसी के से चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम देखेंगे कार्यवक्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो हमने प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स चैप्टर 7th क्लास 11th का संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन जैसे स्टार्ट किया था। इसमें हमने समय प्रबंधन के बारे में जाना था। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से हमें अपने टाइम को मैनेजमेंट करना चाहिए, ये हमने देखा था। समय प्रबंधन का सिद्धांत देखा था, समय प्रबंधन का परीक्षण देखा था, है कुछ उदाहरण के हिसाब से आप किस तरह से सारणी बना के अपने समय का प्रबंधन कर सकते हैं, ये भी हमने देखा था। और ये जो सारणी दी गई है, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था। कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको एज अ होमवर्क के रूप में। समय और गतिविधि योजना के विविध चरण कौन कौन से होते हैं, ये हमने देखे थे। उसमें हमने गतिविधियों के प्रकार में अनिवार्य कार्य कौन कौन से है, दैनिक यानी कि रोजमर्रा के, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, जिनको आपको करना ही करना है, आपको अपने उसके लिए आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, और ऐच्छिक अर्थात वैकल्पिक कार्य कौन कौन से, जिनको आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो साथ ही साथ ये भी हमने देखा था। समय सारणी के प्रकार देखे थे। पहला प्रकार देखा था किए जाने योग्य कार्यों की सूची बनाना। दूसरे में हमने देखा था दैनिक साप्ताहिक योजना सारणी बनाना। तीसरा हमने देखा था दीर्घावधि योजना सारणी बनाना। तो ये हमने समय सारणी के प्रकार के अंतर्गत देखा था। फिर हमें समय प्रबंधन की स्थितियाँ क्या होती, इनके बारे में पढ़ा था। चरम भार अवधि अर्थात पीक लोड पीरियड क्या होता है, ये भी हमने देखा था। अब देखते हैं कार्यवक्र। कार्यवक्र के बारे में हम जानते हैं, तो देखते हैं कार्यवक्र क्या है। आप ये फिगर को समझ पा रहे होंगे। यह एक समय के अनुसार कार्य देखने का साधन है। यहाँ ए से बी कार्य के लिए स्फूर्ति पैदा करने की अवधि, ध्यान दीजिएगा, ये कार्य है और ये समय है। यहाँ से लेकर डी तक का पूरा कार्य है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, और ए बी सी और डी के बीच में इतना समय अंतराल अर्थात इतना रेस्ट यानी कि ब्रेक मिला है समय काम करने के लिए। तो कार्य देखिए स्टार्ट है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ए से लेके बी कार्य के लिए स्फूर्ति पैदा करने की अवधि यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कार्य को आप कितनी, मतलब बहुत ही, जब शुरू से कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत स्फूर्ति के साथ करते हैं। तो ये वही बता रहे हैं, ए से लेके बी कार्य के लिए स्फूर्ति पैदा करने की, ये स्फूर्ति पैदा करने की अवधि है। फिर उसके बाद क्या है, सी काम करने की अधिकतम क्षमता की स्थिरता की स्थिति है। यानी कि आप ये जो ग्राफ दिखा रहा है कि आपने यहाँ से काम किया और काम करते करते, मतलब आप एक दिन में इतना मतलब एक समय में आप इतना काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ब्रेक चाहिए। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा हम एक साथ बैठ सकते हैं। उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि 5 मिनट का हमें ब्रेक चाहिए, 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, क्योंकि हम एक साथ काफ़ी देर तक नहीं बैठ सकते। तो ये ग्राफ वही दिखा रहा है कि ए से लेके बी तक, यानी कि जब हम शुरू, जैसे पढ़ाई का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम जब अपनी बुक खोलते हैं, बैठते हैं, तो 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बहुत एनर्जी के साथ पढ़ते हैं। तो वही है ये, ए से लेके बी तक कार्य के लिए स्फूर्ति पैदा करने की अवधि है, और बी से लेके सी तक काम करने की अधिकतम क्षमता की स्थिरता की स्थिति है। यानी कि आप एक साथ में कितनी देर में आप कितना काम कर सकते हैं, अर्थात ए से लेके सी तक एक बार अगर आप काम करने बैठे तो आप इतनी देर में इतना ही काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रेक चाहिए। यानी कि ये नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक आप मान लो कि सपोज 6 घंटे 7 घंटे कंटिन्यू आप काम ही कर रहे हो, आपको ब्रेक नहीं मिल रहा है, अब हर 2 घंटे बाद आपको ब्रेक चाहिए थी, वही दर्शाता है ये काम करने की अधिकतम स्थिति है। फिर उसके बाद आपको अंतराल चाहिए। अंतराल के बाद जब आपने ब्रेक ले लिया, उसके बाद
डी, थकान के कारण अधिकतम गिरावट होती है। हाँ, ब्रेक के बाद भी क्या है, ये देखिए आप फिर काम शुरू करते हो, काम करते 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 जब आप यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, ये जो डी दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होती है, या ये आपका, ये देखिए ये ग्राफ आपका गिर जाता है, यानी कि आपकी एनर्जी कम हो जाती है, एकदम आप थक जाते हैं। तो ये इसलिए देखिए कार्यवक्र आपको दर्शा रहा है। एक वक्र का मतलब एक क्या होता है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी, इसको हम कर्व बोलते हैं ना, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसी चीज़ को दर्शाने के लिए उसी को कार्यवक्र कहते हैं। तो ये आपको फिगर के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अंतराल विश्राम की अवधि। काम करने के समय के दौरान कई अनुत्पादक रुकावटें आती हैं, जिन्हें अंतराल विश्राम अवधि अर्थात रेस्ट ब्रेक पीरियड कहते हैं। इसकी आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी तथा अवधि ड्यूरेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह ना तो बहुत लंबी हो और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए, यानी कि काम करने के बाद जब आपको ब्रेक चाहिए तो उसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ना हमने ब्रेक लिया है, अब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनका देखिए ब्रेक होता है, तो ब्रेक कितने देर का होता है, 10 मिनट 15 मिनट का, कहीं कहीं पे ब्रेक 5 मिनट का, जैसे जो लोग काम करते हैं, नौकरी जॉब करते हैं, तो 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। तो मतलब इतने ही टाइम पीरियड का, ज़्यादा 15 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये वही बोल रहे हैं, यह ना तो बहुत लंबी हो और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। कार्य का सरलीकरण, किसी कार्य को सबसे सरल, आसान एवं अति शीघ्र विधि से करने की कोशिश को कार्य का सरलीकरण अर्थात वर्ग सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है। किसी भी काम को बहुत ही आसानी से करने का जो सबसे आसान तरीका है वही क्या है, कार्य सरलीकरण अर्थात वर्ग सिंप्लीफिकेशन होता है। इसका तात्पर्य समय एवं मानव ऊर्जा के उचित सम्मिश्रण और प्रबंधन से है। इसका उद्देश्य समय और ऊर्जा की निर्धारित मात्रा में अधिक से अधिक काम को निष्पादित या किसी दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले समय या ऊर्जा की मात्रा को घटाना बढ़ाना होता है। कार्य प्रक्रिया में बदलाव लाने के साथ साथ सरल बनाने के लिए 3 स्तरों में बदलाव किए जा सकते हैं, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशंस। इसका तात्पर्य कार्य के उपकरणों एवं उत्पादों को स्थिर रखते हुए हाथ एवं शरीर की गति में बदलाव करते रहना है। इसे निम्न प्रकार से आप समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है कुछ प्रक्रियाओं का उन्मूलन एवं कुछ का संयोजन करना, जैसे बर्तनों को रैक पर सूखने देने से उन्हें पोंछकर सुखाने की आवश्यकता नहीं होती। होता है ना, बर्तन धुलते हैं फिर हम उसको साफ कपड़े से उसको पोंछते हैं, लेकिन अगर आपने बर्तन धो के रैक पर रख दिया तो अपने आप ही सूख जाएंगे, उनको पोंछने की आवश्यकता थोड़ी होगी थी। क्या आपने कार्य को सरलीकरण किया। वर्क सिंप्लीफिकेशन इसमें आपका दिखा। बाजार से आवश्यक वस्तुओं को अलग अलग ना खरीद कर एक साथ खरीदना है। आप बाजार गए, एक ही साथ आपने सब्जी ले लिया, राशन का कुछ सामान घटा है वो ले लिया, कुछ घर की और कुछ चीज़ें चाहिए तो एक साथ ही आपने ले लिया, तो उससे क्या होगा, उससे भी आपने क्या किया, समय और ऊर्जा दोनों बचाई। तो इस वजह से कार्य का सरलीकरण हुआ। कार्य के क्रम में सुधार लाकर कार्य के परिणामों को सुधारा जा सकता है। जैसे कार्यों को एक साथ करने से पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए घर की सफाई करते समय प्रत्येक कमरे को अलग अलग से साफ करने के बजाय सभी कमरों में धूल झाड़ू एवं पोछा लगाने की सभी प्रक्रियाएं एवं निरंतर क्रम में की जानी चाहिए। कार्य में कुशलता विकसित करते समय और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। शरीर की मुद्रा में सुधार करके हम अपने शरीर के अंगों को एक सीधे यानी कि सीधे में रख सकते हैं और अपने अस्थि ढांचे पर अधिकतम भार डालकर अपनी मांसपेशियों को तनाव से मुक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए झुककर झाड़ू लगाने के बजाय लंबे हाथ यानी कि हैंडल वाली झाड़ू का प्रयोग करने से स्थिर मुद्रा बनी रहती है तथा देर तक काम किया जा सकता है। इसे चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए खड़े और बैठने की उत्तम मुद्रा क्या है। तो खड़े होने की उत्तम मुद्रा यानी कि गुड स्टैंडिंग पोस्चर क्या है। तो खड़े होने की जो गुड स्टैंडिंग पोस्चर है वह मुद्रा होती है जिसमें सिर, गर्दन एवं वक्ष, उदर, इसको हम पेट कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर संतुलित हो ताकि बोझ मुख्यतः अस्थियों के ढांचे द्वारा उठाया जा सके तथा पेशियों एवं स्नायुओं पर न्यूनतम भार पड़े। बैठने की उत्तम मुद्रा अर्थात गुड सिटिंग पोस्चर क्या है। तो काम करने के लिए एक संतुलित सदी हुई स्थिति है। शारीरिक भार कंकाल की स्थितियों के समर्थन द्वारा
वहन किया जाता है और पेशियां एवं तंत्रिकाएं तनाव से पूरी तरह मुक्त रहती हैं। इस प्रकार संतुलन का उतना ही समायोजन किया जाता है जितना काम के लिए जरूरी हो सके। थी आपने खड़े और बैठने की उत्तम मुद्रा देख ली। दूसरा है कार्य भंडारण स्थान एवं उपकरण में परिवर्तन। कार्य सरलीकरण में हमने क्या देखा? पहला देखा हाथ और सिर की गति में परिवर्तन। दूसरा देखें कार्य भंडारण स्थान एवं उपकरण में परिवर्तन अर्थात चेंजेस इन वर्क स्टोरेज स्पेस एंड इक्विपमेंट यूज्ड। इस कार्य के लिए निम्न बातों की आवश्यकता होती। पहला है भंडारण स्थान की व्यवस्था, जहाँ पर आपको चीज़ें भंडार करनी है, रखनी है, तो भंडारण स्थान की व्यवस्था होना चाहिए। दूसरे रसोई के उपकरणों का पुनर्व्यवस्थित करना। तीसरा है उपयोगकर्ता के अनुसार कार्य स्लैब की ऊंचाई एवं चौड़ाई सही बनाना। श्रम बचाने वाले साधन जैसे प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन इत्यादि का प्रयोग। तीसरा हम देखते हैं अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, चेंज इन द एंड प्रोडक्ट। इसमें निम्न कारणों से परिवर्तन आ सकते हैं। विभिन्न तरह की कच्ची सामग्री, इसके अंतर्गत खाना पकाने में साबुन, मसाले, ध्यान दीजिए खाना पकाने में साबुन नहीं है, साबुत है, साबुत मसालों यानी जो खड़े मसाले होते हैं ना, तो खड़े मसालों के स्थान पर पिसे हुए तैयार मसालों का उपयोग करना, उत्पादन के लिए जैविक बीजों का उपयोग करना इत्यादि शामिल है। दूसरा है उसी कच्ची सामग्री से विभिन्न उत्पाद तैयार करना, आइसक्रीम की जगह कुल्फी बनाना, रसदार कोफ्ते की जगह लौकी के पराठे बनाना इत्यादि। और थर्ड में हम देख लेते हैं कच्ची सामग्री और तैयार उत्पाद में परिवर्तन। तो स्याही वाली कलम के स्थान पर बॉल पेन से लिखना आदि। ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा फ्रेंड्स अंतिम उत्पाद में परिवर्तन यानी कि चेंज इन द एंड प्रोडक्ट है। इसमें हमने देखा जिसमें विभिन्न प्रकार के हम विभिन्न कारणों से हम परिवर्तन कर सकते हैं। कौन कौन सा? विभिन्न तरह की कच्ची सामग्री। सेकेंड हमने देखा उसी कच्ची सामग्री से विभिन्न उत्पाद तैयार करना। और थर्ड हमने देखा कच्ची सामग्री और तैयार उत्पाद में परिवर्तन। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 कहता है प्रत्येक कार्य का निश्चित समय तय करके उसे किसमें शामिल करना चाहिए। नंबर 2 क्वेश्चन कहता है सुविधाजनक गतिविधियों हेतु बड़े कार्यों को सुगम बनाने के लिए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन 3 कार्य में कुशलता विकसित करके हम किसकी बचत कर सकते हैं। और क्वेश्चन 4 कहता है उत्पाद पैदा करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा जिससे कि आपका एनालिसिस हो सके कि आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं अर्थात नहीं। अब देखते हैं स्थान प्रबंधन। तो विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए लोगों को घर घर के बाहर, ध्यान दीजिएगा, विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए लोगों को घर पर, घर के बाहर एवं कार्यस्थल पर जगह की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है। इसीलिए स्थान प्रबंधन अर्थात स्पेस मैनेजमेंट आवश्यक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, समय प्रबंधन पढ़ रहे थे। अब हम स्थान प्रबंधन पढ़ रहे हैं। तो समय के बारे में हमने देख लिया, अब स्थान देख लिया। ठीक है, समय तो हमने निर्धारित कर लिया पर स्थान भी तो होना चाहिए। तो वही ये बोल रहे हैं कि विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए लोगों को घर पर, घर के बाहर, एक कार्यस्थल पर जगह की आवश्यकता होती है। इसीलिए स्थान प्रबंधन अर्थात स्पेस मैनेजमेंट आवश्यक है। स्थान प्रबंधन में स्थान की योजना बनाना, योजना के अनुसार उसे व्यवस्थित करना, उसके उपाय के संदर्भ में, उसके उपयोग के संदर्भ में योजना का क्रियान्वयन करना एवं कार्य क्षमता के संदर्भ में उसका मूल्यांकन करना शामिल है। स्थान एवं घर देख लेते हैं। बैठना, सोना, पढ़ना, खाना बनाना, नहाना, धोना, मनोरंजन इत्यादि घर के विशिष्ट क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रमुख कार्य हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य और उनसे संबंधित क्रियाओं को करने के लिए घर में प्रायः स्थान का निर्धारण किया जाता है। अधिकतर शहरी मध्यवर्गीय घरों में एक बैठक या उससे अधिक शयन कक्ष, रसोई घर, भंडार गृह, स्नान घर, शौचालय और बरामदा, आंगन अगर जरूरत है यानी कि ऐच्छिक इन्होंने दिया ना, आवश्यक अगर इच्छा है तो होते हैं, नहीं तो नहीं होते। इसके अतिरिक्त कुछ घरों में अतिरिक्त कमरे भी हो सकते हैं जैसे भोजन कक्ष, अध्ययन कक्ष, मनोरंजन कक्ष, बाल कक्ष यानी कि बच्चों का रूम, गैराज, स्कूटर या कार खड़ी करने के लिए सीढ़ियों, गलियारों, पूजा घर, बगीचा, बालकनी इत्यादि। स्थान नियोजन के सिद्धांत देखते हैं। तो स्थान के अधिकतम उपयोग के लिए योजना बनानी जरूरी है। घर में कार्य के क्षेत्र का डिजाइन बनाते समय ध्यान रखने योग्य सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1 स्वरूप अर्थात एस्पेक्ट्स। यह भवन की बाहरी दीवारों में दरवाजों तथा खिड़कियों की व्यवस्था का घोतक है जिससे उसमें रहने वाले व्यक्ति को धूप, हवा आदि सही से प्राप्त हो। नंबर 2 प्रभाव
अर्थात प्रोस्पेक्ट या किसी व्यक्ति पर घर को बाहर से देखने पर पड़ता है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का सही उपयोग, दरवाजों तथा खिड़कियों की सही स्थिति और अप्रिय दृश्यों को ढककर मनोहर आकृति प्राप्त करने का उद्यम शामिल है। नंबर 3, एकांतता अर्थात प्राइवेसी। यह स्थान नियोजन का प्रमुख सिद्धांत। एकांतता के 2 भाग होते हैं। नंबर 1, भीतरी एकांतता अर्थात इंटरनल प्राइवेसी, और दूसरा क्या है, बाहरी एकांतता अर्थात एक्सटर्नल प्राइवेसी। हम दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो भीतरी एकांतता वो है कि एक कमरे में दूसरे कमरे की एकांतता को भीतरी एकांतता कहते हैं। घर में कमरे की स्थिति, दरवाजों की स्थिति, छोटे गलियारों का, लॉबी की व्यवस्था आदि को सुविचारित नियोजन द्वारा स्थिति बनाई जाती है। भीतरी एकांतता स्क्रीन तथा पर्दे लगाकर भी बनाई जा सकती है। बाहरी एकांतता क्या होता है अर्थात एक्सटर्नल प्राइवेसी क्या होती है? इसका अर्थ पड़ोसी के घरों, सार्वजनिक सड़कों तथा उपमार्गों में घर के सभी भागों की एकांतता है। इसके लिए सुविचार नियोजन द्वारा प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुविचारित नियोजन द्वारा प्रवेश द्वार यानी कि जो हमारे एंट्री द्वार होते हैं वो बनाए जाते हैं। या कोई शेड हो सकता है जिसे पेड़ या लताओं से ढका जाता है। तो आपको ये दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कमरे की स्थिति यानी कि ग्रुपिंग कैसी होनी चाहिए। इससे आशय कमरे की एक दूसरे के साथ भीतरी संबंध से है। जैसे किसी भवन में भोजन क्षेत्र रसोई के निकट होना चाहिए और शौचालय रसोई से दूर होना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, ये शयन कक्ष सोने का कमरा है, ये नहाने का बाथरूम है, ये शौचालय है, ये रसोई घर है। तो कितना डिस्टेंस पे है। तो इस तरीके से। नंबर 5 खुलापन अर्थात रूमीनेस। कमरे के खुलेपन के लिए उपलब्ध स्थान का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। जैसे दीवारों में बनवाई गई अलमारियां, सेल्फ तथा भंडारण क्षेत्र सही से उपयोग ना करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं? अलमारियां, सेल्फ तथा भंडारण क्षेत्र सही से उपयोग करना चाहिए, जिससे कमरे के फर्श का उपयोग विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जा सके। इसकी अतिरिक्त कमरे का आकार तथा आकृति, फर्नीचर की व्यवस्था और प्रयुक्त रंग योजना का भी उसके खुलेपन पर प्रभाव पड़ता है। सही अनुपात वाला कमरा जो आयताकार हो, उसी आयाम के वर्गाकार कमरे की अपेक्षा अधिक खुला दिखाई देता है। गहरे रंग की बजाय हल्के रंगों का प्रयोग करने से भी कमरा खुला खुला दिखाई देता है। नंबर 6 फर्नीचर की आवश्यकता है अर्थात रिक्वायरमेंट ऑफ फर्नीचर। कमरों की योजना बनाते समय फर्नीचर पर भी विचार करना चाहिए। फर्नीचर इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि चलने फिरने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। नंबर 7 स्वच्छता अर्थात सैनिटाइजेशन। स्वच्छता से अभिप्राय घर में पूरी तरह से रोशनी व हवा आना एवं सफाई तथा स्वच्छता की सुविधाएं होना है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 रोशनी या साफ सुथरा वातावरण बनाने में सहायक होती है। रोशनी किसी भी भवन में प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से उपलब्ध कराई जाती है, जैसे खिड़कियां, बल्ब, ट्यूबलाइट। रोशनी के महत्वपूर्ण उदाहरण नंबर 2 है यानी कि बी वायु संचार। घर में वायु संचार के लिए खिड़कियां, दरवाजे तथा रोशनदानों को इस प्रकार बनवाया जाता है कि अधिक से अधिक हवा का आवागमन हो सके। खिड़कियां यदि एक दूसरे के सामने हो तो हवा का आवागमन अच्छा होता है। हवा का आवागमन प्राकृतिक या यांत्रिक भी हो सकता है। और सी सफाई और स्वच्छता सुविधाएं। घर की सफाई और रख रखाव करना उसमें रहने वाले लोगों का उत्तरदायित्व है। घर में शौचालय तथा स्नानागारों का प्रावधान भी स्वच्छता सुविधाओं में सम्मिलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय तथा स्नानागार अलग अलग बनाए जाते हैं, जो घर के पीछे या आगे अन्य कमरों से दूर होते हैं, जिससे सफाई बनी रहे। और नंबर 8 वायु परिसंचरण अर्थात सर्कुलेशन। प्रत्येक कमरे में वायु परिसंचरण के लिए प्रत्येक कमरे का स्वतंत्र प्रवेश द्वार होना चाहिए। इससे सदस्यों में भी एकांतता बनी रहती है। और नंबर 9 है व्यवहारिक बातें अर्थात प्रैक्टिकल कंसीडरेशन। प्रैक्टिकल कंसीडरेशन। घर में स्थानों की योजना बनाते समय संरचना की मजबूती तथा स्थिरता, घर के सभी सदस्यों के लिए सुविधाजनक, सरलता, सौंदर्य आदि का ध्यान रखना चाहिए। और नंबर 10 जो कहता है रमणीयता अर्थात जिसको क्या बोलते हैं, एलिगेंस के नाम से जानते हैं। यह योजना के सामान्य विन्यास यानी कि जनरल
लेआउट द्वारा उत्पन्न की जाती है। किसी भी स्थान की योजना सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए। और ये देखिए इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं, एकांतता के कितने प्रकार होते हैं, हमने पढ़े एकांतता के बारे में। क्वेश्चन 2 कहता है किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करके कमरा खुला दिखाई देता है। क्वेश्चन 3 कमरे की योजना बनाते समय किस बात पर विचार करना चाहिए। क्वेश्चन 4 कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय तथा स्नानागार कैसे बनाए जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और वन लाइनर ये डेफिनेशन आप इसको कह सकते हैं कि समय प्रबंधन क्या है। यह समय को व्यवस्थित करने एवं यह निश्चित करने की प्रक्रिया है कि आप विभिन्न गतिविधियों के बीच अपने समय को किस प्रकार से निर्दिष्ट कर सकते हैं। स्थान प्रबंधन क्या है, लोगों को घर के बाहर एवं कार्यस्थल पर विभिन्न गतिविधियों को कराने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, इसे यह स्थान प्रबंधन कहा जाता है। और इसके लिए स्थान क्या है, प्रबंधन जरूरी है। समय योजना क्या होती है, तय अवधि में निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों की अग्रिम सूची तैयार करने के लिए प्रक्रिया को समय योजना कहा जाता है। कार्यविधि योजना क्या है, एक ही समय में अधिक गतिविधियां शुरू नहीं करनी चाहिए। यदि समय कम तथा कार्य अधिक हो तो ऐसी स्थिति में अनिवार्य गतिविधियों को पहले करना चाहिए तथा ऐच्छिक कार्यों को बाद में करना चाहिए। कार्य का सरलीकरण किसे कहते हैं, तो कार्य करने की सबसे सरल, आसान एवं अतिरिक्त विधि से कार्य करने की चेतन कोशिश को सरलीकरण कहा जाता है। इसका तात्पर्य समय एवं मानव ऊर्जा के उचित सम्मिश्रण और प्रबंधन से है। इसी के साथ फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कुछ एनसीईआरटी फोल्डर के भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।